हेलो गाइस, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सप्लोसिव टीच पे स्वागत है। हम लोगों ने क्लास 12th के हिंदी के गद्य खंड का जो थर्ड चैप्टर संपूर्ण क्रांति था, इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्लियर करेंगे। ठीक है। अगर आप ऑब्जेक्टिव का वीडियो नहीं देखे हैं या इस चैप्टर को बहुत अच्छा से हमने समझाया था, वो वीडियो नहीं देखे हैं, तो वो सारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप वो वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है। हम आज वही सब्जेक्टिव क्लियर करेंगे जो या तो प्रीवियस ईयर में आए हों और या जिनके चांसेस हैं कि इस साल जो 2023 में एग्जामिनेशन है आपका, उसमें आ जाए। तो चलिए देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण जी के क्या विचार हैं। तो आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण जी की विचार है कि इस आंदोलन का नेतृत्व युवा पीढ़ी करे और वो पीछे से आंदोलन का मार्गदर्शन करेंगे। तो जयप्रकाश नारायण जी चाहते हैं कि ये जो आंदोलन है, इसका नेतृत्व युवा पीढ़ी करे। कौन करे? युवा पीढ़ी करे। वो चाहते हैं कि इस आंदोलन का नेतृत्व युवा पीढ़ी करे और वो पीछे से मार्गदर्शन देंगे कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि उनका मानना है कि उनकी जो पीढ़ी है, वो पीढ़ी अब बूढ़ा पीढ़ी हो गई है और जो नया जनरेशन आया है, नया पीढ़ी आई है, उनकी समस्याएं हैं, तो वो खुद इन समस्याओं को देखें। देखिए आगे वही है कि चूंकि इस समय देश में भूखमरी, गरीबी और बेरोजगारी जैसी समस्याएं थी। उस समय देश में बेरोजगारी, गरीबी और भूखमरी जैसी समस्या, ये कब का बात हो रहा है? जब 1974 ईस्वी में संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन भारत में जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। उस समय की ये बात बता रहे हैं कि उस समय देश में बहुत भूखमरी थी, गरीबी थी और बेरोजगारी जैसी समस्याएं थी, जिससे इस देश के युवा सबसे ज़्यादा परेशान। अरे अगर देश गरीब होगा तो उससे बूढ़ा पीढ़ी को परेशानी थोड़े होगा, ज़्यादा परेशानी तो हमारे युवा पीढ़ी को होगा ना, क्योंकि हमारे युवा पीढ़ी के कंधों पर ही पूरे परिवार का बोझ होता है। ना ही बच्चों के ऊपर होता है, ना ही बूढ़ों के ऊपर होता है। जो भी परिवार का बोझ होगा, युवा पीढ़ी के ऊपर होगा। तो ये जो गरीबी है, देश में भूखमरी है, तो इसका मेन जिम्मेवार कौन है? सरकार है। और इनसे ज़्यादा घाटा किसको हो रहा है? युवाओं को हो रहा है। तो इसलिए ये आंदोलन युवाओं ने किया था। ठीक है। जिससे इस देश के युवा सबसे ज़्यादा परेशान थे। वे चाहते थे कि अब नया जनरेशन आ गई है, नया पीढ़ी आ गया है, तो अपनी समस्याओं को खुद सरकार के सामने रखे। मतलब उनका मत है कि ये युवाओं का समस्या है, तो युवा नया जनरेशन है, तो युवा खुद अपनी समस्या जाके सरकार के सामने रखे। ये उनका मत था कि युवा खुद जाके सरकार के सामने अपनी समस्या रखे, उनसे इसका समाधान मांगे, क्योंकि इस देश की भविष्य युवाओं के हाथ में है। यु किसके हाथ में है इस देश का भविष्य? युवाओं के हाथ में है। ठीक है। आगे है कि लेकिन युवा उनकी बात नहीं माने। लेकिन जो युवा थे, उनकी बात नहीं माने। युवाओं का कहना था कि इस आंदोलन का नेतृत्व आप ही करें। कह रहे थे कि ये जो आंदोलन है, इसका नेतृत्व आप ही करें, मतलब जयप्रकाश जी आप ही करें। तो फिर उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथों में लिया। तो जब युवाओं पूरा जिद कर रहे थे, तो ये आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथ में ले लिए। और लेकिन एक शर्त पे ये लिए। इनका शर्त था कि अगर हम मतलब नेतृत्व करेंगे तो हमारे पीछे से कोई सुझाव नहीं देगा। इनका शर्त क्या था कि अगर हम नेतृत्व करेंगे तो हमारे पीछे से कोई सुझाव नहीं देगा कि जयप्रकाश ये करो, जयप्रकाश वो करो। ऐसा नहीं। हाँ, ये बात है कि हम सबकी सुनेंगे, पर करेंगे अपनी। और जो भी करेंगे उसको सबको मानना होगा। तो इस क्वेश्चन को भी हम अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। आप खुद से पहले इस क्वेश्चन को अपनी भाषा में लिखें। ये नहीं कि यहाँ से देख के लिख लें, खुद से अपनी भाषा में लिखें। कुछ नहीं समझ आ रहा, वहाँ से हमारे वीडियो से देखिए। ठीक है। और कोशिश करिए कि आप जो आंसर लिख रहे हैं वो खुद की भाषा में हो। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल क्यों नहीं हुए। तो जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए, इसे जानने के लिए सबसे पहले हमको कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में जानना पड़ेगा, तब आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो कम्युनिस्ट पार्टी लेनिन ने स्थापना किया था। और कम्युनिस्ट पार्टी का मत था, किस मत पे चल रहा था? तो कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवाद पे चल रहा था। ठीक है। तो देखिए आगे, चूंकि जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी थे, मतलब ये मार्क्सवादी थे ही और कम्युनिस्ट भी मार्क्सवादी पे, तो इनको मार्क्सवाद वाले थे, तो इनको कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं किए, ये क्वेश्चन है। तो चलिए आगे देखते हैं। चूंकि जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी थे, ये मार्क्सवादी थे, और लेनिन ने कहा था कि अगर देश गुलाम है तो कम्युनिस्ट पार्टी को अपने देश के आज़ाद कराने की लड़ाई लड़नी चाहिए। मतलब लेनिन ने स्थापना किया था, तो मार्क्सवाद के जो भी सिद्धांत होंगे लेनिन ही देंगे।
तो लेनिन ने बोला था कि ये जो मतलब कोई भी देश है, वहाँ की कोई कम्युनिस्ट पार्टी है, अगर वो देश गुलाम है, मतलब दूसरे देश उसको अपने प्रतिनिधित्व में रखे हैं, ठीक है, तो वो देश के जो कम्युनिस्ट पार्टी होंगे, वो कम्युनिस्ट पार्टी अपने देश की लड़ाई में भाग लेंगे। मतलब उस देश को आज़ाद कराने के लिए उनको हिस्सा लेना पड़ेगा, चाहे भले ही इस लड़ाई का नेतृत्व पूंजीवादी शक्तियों के हाथ में ही क्यों ना हो, चाहे भले ही वो लड़ाई का नेतृत्व पूंजीवादी करे या बुर्जुआ वर्ग करे, लेकिन जो नेतृत्व है वो करना चाहिए, लड़ाई लड़नी चाहिए कम्युनिस्ट को। लेकिन भारत में क्या था, कम्युनिस्ट पार्टी आज़ादी की लड़ाई से खुद को अलग रख रही थी। मतलब भारत में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो बोल रही थी कि हमको भारत की लड़ाई से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो पूंजीवादी लोग हैं वो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, तो हम नहीं लड़ेंगे। तो ये तो भाई मार्क्सवाद के खिलाफ था। इसलिए भारत में कम्युनिस्ट पार्टी जो थी उसमें जयप्रकाश नारायण जी शामिल नहीं हुए, और कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल न होकर ये कांग्रेस में शामिल हो गए। कहाँ शामिल हो गए? कांग्रेस में शामिल हो गए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के पत्नी का नाम क्या था और वो किनकी पुत्री थी? तो जयप्रकाश नारायण के पत्नी का नाम प्रभावती था, और उनके पिता एक गांधीवादी ब्रजकिशोर प्रसाद थे। उनके पिता कौन थे? एक प्रसिद्ध गांधीवादी थे, ब्रजकिशोर प्रसाद, ठीक है, और इनके पत्नी का नाम प्रभावती था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया है? तो बापू और नेहरू के संबंध में जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि ये लोग राष्ट्रीय नेता हैं और एक सहनशील व्यक्ति हैं। क्या कहते हैं कि जो बापू और नेहरू हैं यह एक राष्ट्रीय नेता है लोग और सहनशील व्यक्ति, मतलब अंदर से इनमें क्षमता है कि कोई इनके बारे में विपक्ष में भी कुछ बोले तो ये उसे सह सके, ना कि उस पर ओवर रिएक्ट करें, ठीक है। और ये प्रेम पूर्वक समझाते, सॉरी, इन लोगों का विरोध करने पर ये लोग बुरा नहीं मानते थे। मतलब अगर इन लोगों का बुरा विरोध किया जाए तो ये लोग गलत उसको नहीं मानते थे, और इसी कारण से भले ही ये उनका विरोध करें पर इनके मन में उनके लिए एक स्नेहपूर्ण भावना बनी थी। मतलब भले ही जयप्रकाश नारायण उन दोनों का विरोध करते थे, पर उनके लिए इनके जयप्रकाश नारायण के मन में एक स्नेहपूर्ण भावना बनी रहती थी। किनके लिए? तो बापू और नेहरू के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास का परिचय दें और इस अवधि में कौन कौन सी बातें आपको प्रभावित करते हैं? तो ये अपने आईएससी की पढ़ाई पटना साइंस कॉलेज से कर रहे थे, लेकिन गांधी जी के कहने पर पढ़ाई अधूरी छोड़कर उनके असहयोग आंदोलन में चले गए। मतलब जो ये जयप्रकाश नारायण थे अपने आईएससी की पढ़ाई पटना साइंस कॉलेज से कर रहे थे, लेकिन जब गांधी जी बोले कि आप मेरे असहयोग आंदोलन में आइए, हमारा साथ दीजिए, इस देश को आज़ाद कराने में हमारा साथ दीजिए, तो इन्होंने अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ के उस आंदोलन में चले गए। फिर जब आंदोलन समाप्त हुआ तो ये बिहार विद्यापीठ से 12th की परीक्षा पास की। फिर आगे के पढ़ाई के लिए अमेरिका गए, आगे के पढ़ाई के लिए ये अमेरिका गए, ठीक है। वहाँ भीषण आर्थिक कठिनाइयों का सामना किया, वहाँ इन्होंने बहुत सारे कठिनाइयों का सामना किया। वहाँ बागानों में, लोहे के कारखानों में, कसाई बारों में, मतलब जहाँ जो जानवर होते हैं उनको जहाँ पे काटा जाता है वहाँ पे इन्होंने काम किया। होटल और रेस्टोरेंट में बर्तन धोए, हॉस्टल और रेस्टोरेंट में इन्होंने बर्तन धोए थे, वेटर का काम किया था। इतनी कठिनाइयों का सामना करते हुए अमेरिका में अपनी उच्च शिक्षा पूर्ण की। सोच सकते हैं आप कि वहाँ पे आर्थिक कितनी कठिनाई होगी। ये खुद से कमा रहे थे और खुद से पढ़ भी रहे थे, कितनी कठिनाई होगी उनको। और रही बात ज़्यादा प्रभावित करते हैं कि उन्होंने शिक्षा प्राप्त करने के लिए इतनी कठिनाई, हाँ, तो एक शिक्षा प्राप्त करने के लिए नहीं इतनी कठिनाई सहा, दूसरा क्या, किस लिए इन्होंने इतनी कठिनाई, वहाँ तो कमा नहीं रहे थे, वहाँ से ऐसे तो नहीं था कि पैसा कमाने के लिए गए हैं, बस पढ़ने के लिए गए थे, शिक्षा प्राप्त करने के लिए इतनी कठिनाइयों का सामना किया। इस कहानी में बताया गया कि वो एक रूम में जो एक अमेरिकन लड़का था उसके बेड पे सोते हैं, बहुत सारा ऐसे बात बताया गया है। ये वो सब बात अगर क्वेश्चन में आंसर में इंक्लूड कर दें तो ये बहुत लॉन्ग आंसर हो जाएगा, लेकिन ये सब शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर जी का निधन किन परिस्थितियों में हुआ था? तो दिनकर जी का निधन रामनाथ गोयनका जी के घर हुआ था। ये कब हुआ था? जब ये खुद को, जयप्रकाश नारायण जी खुद को दिखाने वेल्लोर गए थे, उस समय दिनकर जी का निधन हुआ था,
ठीक है। कहाँ हुआ था? रामनाथ गोयका जी के घर हुआ था। वहाँ पे नी छूट गया, सॉरी गलती से। निधन के बाद दिनकर जी जेपी से मिलने, सॉरी, निधन के दिन दिनकर जी जेपी से मिलने गए थे। मतलब जिस दिन इनका निधन हुआ था उसके उसी दिन शाम को ये जेपी जी से मिलने गए थे, और उस रात रात्रि में वह जेपी जी के मित्र रामनाथ गोयनका के घर पर मेहमान थे। मतलब इनसे मिल के और रामनाथ गोयनका के यहाँ चले गए थे। उस दिन रात को जेपी जी बहुत खुश हुए थे कि हमसे मिलने आए हैं। रात को दिल का दौरा पड़ा, 3 मिनट में उनको अस्पताल पहुंचाया गया। उन वहाँ सारी व्यवस्था थी, सभी तरह से डॉक्टर तैयार थे, लेकिन दिनकर जी फिर भी जिंदा नहीं हो पाए। उसी रात उनकी निधन हो गई। मतलब ये मिल के वहाँ से गए गोयनका जी के घर, उसी रात इनको दिल का दौरा पहुंचा। बहुत जल्द इनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया, डॉक्टर भी वहाँ तैयार थे, लेकिन अफसोस की बात है कि इनको नहीं बचाया जा सका दिनकर जी को, और इनका निधन हो गया। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार डेमोक्रेसी का शत्रु कौन है? तो जयप्रकाश नारायण के अनुसार डेमोक्रेसी के शत्रु वे हैं जो जनता के विचारों का विरोध करते हैं, उस पर लाठियां चलाते हैं तथा गोलियां बरसाते हैं, उनके शांति में बाधा डालते हैं, उनके आवाज़ को दबाने का प्रयास करते हैं, वैसे लोग डेमोक्रेसी का शत्रु हैं। मतलब वे एक तरह से उस समय जो सरकार थी वो जनता पे एकदम, जनता के विचारों का विरोध करती थी। जनता कुछ बोल रहा है, कहीं शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहा है, उसका विरोध करती थी। जनता कुछ मांग रहा है, उसका विरोध करती थी। मतलब वो जो चाहेंगे बस वही करेंगे। जनता कुछ मांग रहा है, उसको जनता को पीट देंगे, जनता पे लाठियां चलवा देंगे, उन पे गोलियां बरसा देंगे, उनके शांति में बाधा डालेंगे, उनके आवाज़ को दबाया जाएगा, बल से थल से, जिस तरह से बल से पैसा से जिस तरह से दब जाए उनकी आवाज़, उस तरह से उनके आवाज़ को दबाया जाएगा। तो वैसे लोग ना डेमोक्रेसी के शत्रु हुए। तो ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक जुड़े रहेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके एग्ज़ाम में जो हिंदी का पेपर होगा उस पेपर में आप बहुत अच्छा करके आएँ। हम अपना पूरा पोटेंशियल लगा दिए हैं आपको समझाने में। तो प्लीज़ हमको सपोर्ट करिए।